प्रधानमंत्री ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावगढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का किया उद्घाटन। अग्निपथ योजना का छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भी किया समर्थन, बताया सरकार की कारगर पहल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी, कल 78 नए मामले सामने आए। और गरियाबंद के लचकेरा गांव में प्रवासी पक्षियों की हलचल से ग्रामीणों में उत्साह की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावगढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने मंदिर में परंपरागत विधि से पूजा अर्चना भी की। श्री मोदी ने मंदिर के शीर्ष पर ध्वज फहराया। अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। इस भव्य महाकाली मंदिर का गर्भगृह सोने का बना है। ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पावगढ़ पहाड़ी पर स्थित मंदिर के शीर्ष पर सदियों बाद फिर से ध्वज फहराया गया है। उन्होंने कहा कि ये ध्वज न केवल हमारे विश्वास और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि सदियों के परिवर्तन के बावजूद आस्था का शीर्ष शाश्वत रहा है। सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री वडोदरा में आयोजित गुजरात गौरव अभियान में भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत 17.5 से 23 साल के युवाओं को 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस अवसर पर सेना के तीनों प्रमुखों ने अग्निपथ योजना के फायदे बताए। यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें।
और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप्स फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। दुर्ग जिले के युवाओं ने केंद्र सरकार की इस योजना का स्वागत किया और इसे एक कारगर पहल बताया है। अग्निपथ का स्कीम है, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है और इससे कहीं ना कहीं हर युवा को भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा। 19 से 20 साल की जो उम्र के जो हैं उनके पास एक शुभ अवसर है कि अग्नि सेना में जाने का, जिसके माध्यम से उनको रिटायरमेंट होंगे तो उनको 12 लाख रुपए सरकार देगी, और जो भी बल आता है सशस्त्र बल और जो भी स्टेट के जो अन्य राज्यों के जैसे पुलिस हो गया और सीएफ हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो खुद का व्यवसाय करना भी चाहते हैं तो उनको सरकार के द्वारा पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ सेना की अग्निपथ वीर की तरफ से, और इसमें सहभागिता ले सकते हैं। और इसके पश्चात अगर 4 साल वर्ष उनकी ड्यूटी होने के बाद उनके कई जगहों पर आरक्षण मिलते हैं। जैसे अगर ड्यूटी करने के बाद उनको अन्य विभाग हैं, केंद्रीय बल है, उनको 3 से 10% तक आरक्षण मिलता है, और बहुत सारे विभाग हैं। और दूसरी बात तो ये है कि उनको 4 साल पूर्ण होने के बाद 11 लाख जो फंड मिलते हैं उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या केंद्र सरकार की ये अग्निपथ योजना का फ़ायदा बहुत सारे युवाओं को मिलेगा। इसमें इस इतने कम उम्र में 20 लाख तक के रकम इनको जमा होगी, और इसके बाद में जब ये रिटायर होंगे, वहाँ से जब निकलेंगे तो इनके लिए जॉब के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 23 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अग्निवीर देश सेवा में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि सहित 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी। साथ ही बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार सेवा के दौरान यदि कोई डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक राशि और बाकी बची नौकरी का वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 98 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 89 लाख टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,928 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें 11,38,554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 339 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में नरवा विकास योजना के तहत अर्दन डैम का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस संबंध में जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांध के निर्माण से एक तरफ जहां भूमि के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों की सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ेगा। एक तरफ जहां भूमि के जलस्तर में वृद्धि होगी वहां, और दूसरी तरफ किसानों को सिंचाई का उनका जो एरिया है वो बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा किसानों ने कि इसके बाद हम 2 फसली लेंगे, तो इससे उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फायदा होगा और जलस्तर में वृद्धि होगी। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी लोकनाथ पटेल ने बताया कि बांध के माध्यम से 30 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है।
इससे आसपास के गांव को एक तो सिंचाई के लिए जो है अपना व्यवसाय भी, गर्मी फसल में जो रबी फसल भी वो भी लगा सकते हैं। साथ ही निस्तार के लिए भी गाँववासी को जो जिनके पास खेती यहाँ नहीं है निस्तार का उपयोग होगा। साथ ही साथ यहाँ आसपास उठान बना हुआ है तो पशुओं के लिए पानी की भी व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस बांध के बन जाने से करीब 40 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। गरियाबंद के लचकेरा गांव में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टॉक खुशहाली का संदेश लेकर पहुंचने लगे हैं। ग्रामीण उन्हें मॉनसून और खुशियों का संदेश लेकर आने वाले देवदूत मानते हैं। गांव के जिस ओर भी नजर घुमाएंगे आपको हजारों की संख्या में सिर्फ ओपन बिल स्टॉक ही नजर आएंगे। गांव के निवासी इन पक्षियों को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इन पक्षियों को नुकसान पहुंचाने या मारने पर अर्थदंड का प्रावधान भी रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रवासी पक्षी जहां खेतों में आने वाले जीव जंतु और कीट पतंगों को खाकर किसानों की मदद करते हैं, तो वहीं पक्षियों के मल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड आदि कार्बन तत्व होते हैं। जिन पेड़ों पर ये आवास बनाते हैं उसके नीचे जमा मलमूत्र पानी के साथ बहकर खेतों की उर्वरता को कई गुना बढ़ा देता है। का पुरखा मन बहुत पुराना से आवत है और पक्षी आते तो हमारे संकेत होते कि मानसून आ गए, पानी गिरने वाला है, ये हमारा पूरा संकेत दे थे और आते खेती किसानी की तैयारी करथन और भरोसा हम धान भी बोथन। गाँव में कि अब मानसून आ गए है, बरसात की तैयारी करथन, खेत खार के खानी छानी छप्पर ला सुधारथन और एक आय से हमार खेती बाड़ी की जो फसल है, कीट है, वो ला मन फसल से हमारा सुरक्षा प्रदान करते और साथ ही साथ एक आय से हमारे गांव में अन्य बीमारी जो है छोटे मोटे वो भी नहीं आए। और हमारे मित्र पक्षी है जेकर से हमारे गांव ले पहचान के हैं आते साइबेरियन पक्षी है और गांव में कोई भी नुकसान पहुंचाते ओकर लिए हम गांव में नियम रखें गांव वाला कि 1000 रुपया ओकर से अर्थदंड लेथन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये पक्षी प्रायः महानदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास के गांव में अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। भारत के 75वें आज़ादी वर्ष को आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के 75 अलग अलग ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भौरमदेव मंदिर परिसर का भी चयन किया गया है। इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग में 2000 लोग एक साथ योग करेंगे। जिला प्रशासन ने जिसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल होंगी। जो लोग इस योग दिवस में शामिल होना चाहते हैं वे जिला खेल कार्यालय में अपना पंजीयन करा सकते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आज की इस कड़ी में हम झांसी की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जिन्होंने 18 जून 1858 को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता और प्रतिरोध की कहानियां आज भी सबके दिलों को गर्व और कृतज्ञता से भर देती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें प्यार से मनु और नाना साहेब पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। उनके पिता बिठूर चले गए जहां वे बड़ी हुई और नाना साहेब तात्या टोपे तथा राव साहिब के निकट संपर्क में आई। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी और छोटे हथियार चलाना भी सीखा। वे सुंदर, बुद्धिमान, ऊर्जावान और साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीबाई में उच्च प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी थी। उनकी इकलौती संतान की शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1853 को उनके पति का भी निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 27 फरवरी
1854 को डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की अपील का कोई असर नहीं हुआ। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। 8 जून 1857 को सिपाहियों द्वारा जोखन बाग में अंग्रेजों के नरसंहार और उनके दिल्ली जाने के बाद रानी ने सरकार की बागडोर संभाली और सामने आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। 20 मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज के हमले के दौरान उन्होंने 2 सप्ताह तक वीरता पूर्वक झांसी की रक्षा की और अंततः अपने पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर कालपी निकल गई। बाद में वो तात्या टोपे और राव साहब की सेना में शामिल हो गई, लेकिन उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसके बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंच गईं और ग्वालियर पर कब्जा कर अंग्रेजों को चौंका दिया। जब सर ह्यूज रोज ने ग्वालियर किले पर नए सिरे से हमला किया तो रानी ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया। वे दोनों हाथों में तलवारें और मुंह से घोड़े की लगाम थामे आखिरी दम तक लड़ी। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।